तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ठीक है, हम लोग ने स्टडी किया था अबाउट बोर्स पॉस्टुलेट्स। तो बोर्स पॉस्टुलेट्स में हम लोग ने तीन पॉस्टुलेट स्टडी किया। द फर्स्ट पॉस्टुलेट दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज mv स्क्वायर बाई r given by electrostatic force is ze square upon 4 pi epsilon naught rn square. Okay, तो ये centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between electron and the nucleus. ये अपना first postulate था। फिर second postulate में हमने study किया that the angular momentum of electron which is also given by formula mvr is given by integer multiple of h upon 2 pi. तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। एंड थर्ड एंड द लास्ट इज द डिफरेंस इन एनर्जी which is E2 minus E1 will be equal to energy of photon h nu which can also be written as hc by lambda। तो ये तीन अपने बोर्स के पोस्टुलेट्स हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन किया था। क्या डेरिवेशन किया? तो सबसे पहला डेरिवेशन था रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो रेडियस का फॉर्मूला अपने को क्या मिलता है? सो रेडियस इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को मिला था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग ने बोला कि सर द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसको हम लोग a0 से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू अपने को 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और फाइनली इसके बाद भी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था कि सर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.53 टाइम्स n स्क्वायर और यूनिट क्या रहेगा? एंगस्ट्रॉम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी nth ऑर्बिट। सो अगर n का वैल्यू 1 डालोगे फर्स्ट ऑर्बिट, 2 डालोगे सेकंड ऑर्बिट, 3 डालोगे थर्ड ऑर्बिट। फिर इसके बाद तुरंत बाद हम लोग ने एनर्जी फाइंड आउट किया था द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट which is minus me to the power 4 z square upon 8 epsilon naught square h square n square। ये अपने को एनर्जी का फॉर्मूला मिला था। और हम लोग ने बोला कि सर इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में है तो उसका एनर्जी minus 13.6 eV होगा। और अगेन इसके बेसिस पे फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज minus 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर eV। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था। सिंपल। ओके, आई थिंक यहीं तक आप लोगों ने किया था या और भी कुछ किया हमने? यहीं तक था, यहीं तक था एनर्जी। चल, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था हम लोग ने, इज इट? हाँ, एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग ने बनाया था। ठीक है, तो आज उसी के बेसिस पे हम लोग अपना अगला कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो अपना अगला टॉपिक है बच्चा लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। सो स्पेक्ट्रम इज रेगुलर अरेंजमेंट्स of wavelengths in sequential manner। तो जब हम लोग वेवलेंथ को सीक्वेंशियल मैनर में एक ग्रुप में डालते हैं, एक अरेंजमेंट्स में डालते हैं, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। तो स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ वेवलेंथ होता है, और इस ग्रुप ऑफ वेवलेंथ को हम एक सीक्वेंशियल वे में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। सीक्वेंशियल यानी कि या तो असेंडिंग बोल लो या तो डिसेंडिंग बोल लो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, आजा भाई तिरछी टोपी। ठीक है भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल है अपना विजिबल स्पेक्ट्रम। द एग्जांपल इज विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स दैट अ ह्यूमन आई कैन फील, अ ह्यूमन आई कैन सेंस। तो विजिबल स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जो ह्यूमन आई देख सकता है, और इस विजिबल स्पेक्ट्रम में वी हैव डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ हैं, और इस अलग अलग वेवलेंथ को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं।
और उस सीक्वेंस को हम बहुत फेमसली क्या बुलाते हैं बेटा, विबग्योर बुलाते हैं, विबग्योर। सो विबग्योर क्या है, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो यहां पे जो वॉयलेट कलर की लाइट होगी उसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगा, और ये जो रेड कलर है, रेड कलर का लाइट है, इसका वेवलेंथ सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब यहां पर हमने वेवलेंथ को असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज किया है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो यहां पे मैंने डिफरेंट वेवलेंथ्स को अरेंज भी किया, एक सीक्वेंस में डाला, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बुलाते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम। और ये वो स्पेक्ट्रम है दैट वी कैन सी विद आवर नेकेड आईज, द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट, एंड हेंस दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, अब ऐसा ही स्पेक्ट्रम, समथिंग सिमिलर टू दिस, इज आल्सो एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। The idea is very, very simple. The idea is that if we have hydrogen gas, and if we provide heat to this hydrogen gas, so on heating the hydrogen gas, lot of electrons which were initially in the ground state, it goes to the higher excited state. अब जैसे कि हीटिंग से पहले सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वेर सिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट म्हणजे n is equal to 1 and the energy of electron is minus 13.6 eV। सही है, सब इलेक्ट्रॉन्स यहां बैठे थे ग्राउंड स्टेट में, सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, कैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वेर ऑलरेडी देयर इन ग्राउंड स्टेट, मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर देयर इन ग्राउंड स्टेट। अब हमने इसको हीट किया, तो हीटिंग की वजह से क्या हुआ सर, हीटिंग की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में चले गया। अभी एक्साइटेड स्टेट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चले गया। तो एनर्जी की वजह से द इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द एक्साइटेड स्टेट, सॉरी कलर चेंज हो रहा है, विजिबल नहीं रहेगा, एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले गए बेटा, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। बट यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स काफी अनस्टेबल होते हैं, these electrons are highly unstable in the excited state, so within few seconds, not few seconds, like within nanosecond, the electrons again comes back to the ground state. So when electron makes a transition from excited state to the lower state, or let us say ground state, so when electron jumps, it will give out energy, excess energy in the form of photon, और यही अपना स्पेक्ट्रम बनाता है, और इसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। So if you take a hydrogen gas and you heat it, you will observe that there are certain wavelengths of light being emitted from that gas, and that spectrum is called as hydrogen emission spectrum। इसको हम लोग emission spectrum बुलाते हैं। स्पेक्ट्रम देखा जाए ना बेटा लोग, दो तरीके के होते हैं, एक होता है emission spectrum, एक होता है absorption spectrum। दोनों का फर्क मैं आपको समझाता हूं, वेरी सिंपल डिफरेंस। ओके, नाउ व्हाट इज emission spectrum, वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल है। यू टेक एन एलिमेंट, you heat it, or compound, not necessary element, you take a compound, you take an element, you heat it, because of heating the electron will move to the excited state, वहां पे वो unstable होंगे, again they will come back to ground state, and when they are coming to ground state they will emit the excess energy in form of photon, वो wavelength अपने को नजर आएगा, that is emission spectrum, light emit हो रहा है। another is called as absorption spectrum। absorption spectrum क्या होता है, कुछ compounds, कुछ क्या, मोस्टली सारे compounds के ऊपर जब हम एक लाइट या एक रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, तो उसमें से कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी सबको वो ट्रांसमिट कर देता है, बाकी सबको वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, जिसके वजह से वो कंपाउंड उस पर्टिकुलर कलर में हमको नजर आता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टेक अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, तो CuSO4 का कलर ब्लू क्यों है, व्हाई ब्लू, ब्लू लाइट, बोलो बोलो, why it is only blue in color? The reason is, जब हम उस कॉपर सल्फेट के ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो वो सारे वेवलेंथ को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, एक्सेप्ट ब्लू कलर। तो ब्लू कलर को ट्रांसमिट कर देता है, इसीलिए वो सोल्यूशन को कौन से कलर में नजर आता है, ब्लू कलर में नजर आता है। So apart from blue color, all the different wavelengths were absorbed by the solution, hence it is appearing to be bluish in color. So this is what the idea of absorption spectrum is. तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस हमको एक पर्टिकुलर कलर में इसलिए नजर आता है बिकॉज जब व्हाइट लाइट उसके ऊपर गिरता है तो वो बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ लिमिटेड वेवलेंथ को वो क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो कलर नजर आता है।
जैसे हाँ, वो बेटा हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कॉपर सल्फेट में यही तीन एलिमेंट है। तो ये तीन एलिमेंट का जब मॉलिक्यूल बना तो ये मॉलिक्यूल ने वही एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। तो ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिपेंड करता है कि कौन सा वेवलेंथ वो क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। और जरूरी नहीं कि कॉपर है तो फिर वो ब्लू ही करेगा। अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की बात करूं तो वो ब्लैक कलर का होता है। तो आप बोलोगे सर कॉपर हमेशा ब्लू कलर एमिट करेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। इफ यू लुक एट द कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई वो एलिमेंट यही करेगा। कंपाउंड में आ गया ना तो कंपाउंड में प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। सो दैट प्योरली डिपेंड्स कि भाई वो मटेरियल कौन सा वेवलेंथ उसको सूट कर रहा है, तो कौन सा वो एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा वो एमिट करेगा, दैट डिपेंड्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। तो इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। दैट इज वाई सर्टन ऑब्जेक्ट लुक्स इन अ सर्टन कलर। लाइक ब्लैक कलर क्या होता है? व्हाट इज ब्लैक कलर? ब्लैक बॉडी, नो, इट इज नॉट ब्लैक बॉडी। सबसे ज्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, Heat. It is absence of white light. So whatever light you incident on it, all the wavelength is absorbed. So अगर वो एक perfectly black body है, so it will absorb all the wavelength. It will not transmit any. So any like black color body usually absorbs 98 to 99% of the light. तो कोई भी ब्लैक कलर कपड़ा अगर आप पहन रहे हो, ठीक है, तो ब्लैक कलर कपड़ा यूजुअली 90, सॉरी मैंने गलत बोला, 90 to 98% ऑफ वेवलेंथ वो क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ओनली 10% या 2% का लाइट वो क्या करता है, थोड़ा बहुत वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी मोस्टली वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही स्पेक्ट्रम अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, विच इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम। सो लेट्स डी, व्हाइट कलर उल्टा करता है। व्हाइट कलर पे जो भी लाइट आप इंसिडेंट करोगे सबका सब वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए व्हाइट लाइट में है, व्हाइट कलर में है। तो ब्लैक सब एब्जॉर्ब कर लेगा, व्हाइट सब रिफ्लेक्ट कर देगा, इसीलिए। ओके चल, तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव करेंगे, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। चलो, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। तो सपोज कर लो स्टूडेंट्स अपने पास क्या हो रहा है, अपने पास एक एक्साइटेड स्टेट है और एक अपने पास लोअर स्टेट है। ऐसे दो ऑर्बिट्स आप बोल सकते हो, सपोज अपने पास है। इन अ वेरी सिंपल वे, चीजों को अगर मैं बहुत सिंपल वे में बोलूं तो अपने पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है प्लस जेड ई प्लस जेड ई, ठीक है। सपोज दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड है और लेटर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इज E2 एंड इस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज N2, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। सो इन लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मान लेते हैं रिड्यूस होके E1 हो गया एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दिस ऑर्बिट इज N1। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर इज एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 से कहां जंप कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N1 से N1 पे। अब N2 N1 कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 3, पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 1, पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, पॉसिबल। बस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड जंप फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी। अब वो हाई और लो कोई भी वैल्यू का हो सकता है, इट कैन बी 2 आल्सो, 3 आल्सो, 4 आल्सो, एनीथिंग। इंपॉर्टेंट ये है अपने को समझना कि इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1। अच्छा ओके ठीक, इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन, तो सर सबसे पहले उसका एनर्जी निकाल कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला होगा E2 इज इक्वल टू माइनस me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा, N2 स्क्वायर, N2 स्क्वायर, बरोबर। सिमिलरली एनर्जी इन लोअर स्टेट क्या होगा, E1 विच इज माइनस me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर N1 स्क्वायर, ये है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी इन टू ऑर्बिट्स। अरे पुराना फॉर्मूला यूज किया बेटा, ये देखिए पुराना फॉर्मूला यूज किया ना, यही फॉर्मूला यूज किया जो हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की जगह मैं बहुत स्पेसिफिक हूं और मैं क्या पुट कर रहा हूं, N1 एंड N2।
ठीक है, N1 एंड N2। ओके, अब मैं क्या करूंगा सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट अप्लाई करते हैं। ओके चलो, सो अप्लाइंग, सो फ्रॉम बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, क्या बोलता है भाई बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट? सर ये कहता है अपने से दैट डिफरेंस इन एनर्जी लेवल व्हिच इज E2 minus E1 is nothing but energy of photon which is h nu, which can also be written as hc by lambda। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसा लिखूंगा, सो दिस इज hc by lambda, hc by lambda is equal to E2 minus E1। तो ये अपना E2 है, तो E2 क्या है, माइनस me to the power 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर n2 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस me to the power 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर। ये क्या मैंने E2 माइनस E1 कर दिया। So I substituted E2, I substituted E1, and I subtracted both of them. Now LHS will remain as it is. It will become hc by lambda. On RHS we can see this minus and this minus will become plus. इसको मैं पहले लिखूंगा क्योंकि ये प्लस हो गया, तो इसको मैं पहले लिखूंगा। So this is me to the power 4 z square by 8 epsilon naught square h square n1 square minus me to the power 4 z square upon 8 epsilon naught square h square n2 square। Yes, बहुत कुछ कॉमन आएगा, वेरी गुड बेटा। So there are a lot of things that we can take common, almost all of it, like me to the power 4 z square upon 8 epsilon naught square h square, almost everything हम लोग क्या ले लिए बेटा, कॉमन ले लिए। सो ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, 1 over n1 स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 over n2 स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा अपने पास। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा गाइस, देखो इक्वेशन में वापस देता हूं, इक्वेशन है hc by lambda me to the power 4 z square upon 8 epsilon naught square h square, और ब्रैकेट मेरे पास है यहाँ पे 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या है n2 स्क्वायर। ये है, अब ये hc जो कांस्टेंट दिख रहा है वो भी इधर ले लो, वो hc को भी इधर ले लो। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू me to the power 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू c ब्रैकेट 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो बहुत सारे टर्म कांस्टेंट है, जैसे ये इतने टर्म्स को अगर मैं देखूं ना बेटा, ये प्रॉपर कांस्टेंट है इतना, इसका वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सर फिक्स है। 8 क्या है, नंबर है सर ऑफ कोर्स फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट सर परमिटिविटी फिक्स है। h प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। ये सारे वैल्यूज फिक्स है। तो अगर मैं इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करूं तो मुझे एक वैल्यू आएगा और उसको अपन बुलाएंगे r, and that r is equal to me to the power 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, और इसका टोटल वैल्यू आएगा 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse. Rydberg's constant. So this is Rydberg's constant. So r को we call it as Rydberg's constant. Rydberg's constant. Rydberg's constant इसको हम बुलाते हैं r को। अब बस अपने को यहाँ पर r को वापस से सब्स्टिट्यूट करना है। So 1 over lambda will be equal to r times z square ब्रैकेट 1 over n1 square माइनस 1 over क्या आएगा n2 square, ये आएगा। एंड अगर हमको हाइड्रोजन एटम के लिए चाहिए, देखो फॉर्मूला मिल गया अपने को, we have got the formula, we have got the formula. अब now specifically for hydrogen atom we know that z is equal to 1, so therefore formula is 1 over lambda is equal to r 1 by n1 square माइनस 1 by क्या आएगा अपना n2 square। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला। ये आप लोग ने आई थिंक लास्ट ईयर भी स्टडी किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आई डोंट नो डेरिवेशन था कि नहीं, दैट आई डोंट रिमेंबर, बट ये इक्वेशन श्योरली आप लोग ने क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। अब ये फॉर्मूला अपने को क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल अपने को एक चीज बता रहा है। सर इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन एक्साइटेड स्टेट n1 टू n2, सॉरी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n2 टू n1, अगर एक इलेक्ट्रॉन n2 से n1 पे कोई ट्रांजिशन कर रहा है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वेवलेंथ इट विल एमिट। मतलब अगर मुझे पता चल जाए दैट इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, आई कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी द वेवलेंथ। इफ इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट,
I can calculate what is the wavelength. So because of the different values of N1 and N2, we have different wavelengths being emitted by hydrogen atom. So basically क्या होगा बेटा, जब आप हाइड्रोजन गैस को हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. अब वो एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये वेवलेंथ एमिट करेगा और इस वेवलेंथ की वजह से वी गेट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो इसकी वजह से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है और उस पूरे स्पेक्ट्रम को हम लोग डिफरेंट सीरीज में डिवाइड करते हैं. जो सबसे पहला सीरीज होता है उसको हम लोग बुलाते हैं लाइमन सीरीज. ओके, जो दूसरा उसको हम लोग बुलाते हैं बाल्मर. तीसरा है पैशन. चौथा है ब्रैकेट एंड पांचवा है पी फंड. हम्फ्री नहीं है. केमिस्ट्री में आप लोग ने हम्फ्री भी पढ़ा रहेगा. हम्फ्री फिजिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते. फिजिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते हम्फ्री. बहुत इंटेंसिटी कम नेग्लिजिबल होता है उसका. उसके चांसेस हम्फ्री सीरीज के एग्जिस्टेंस का चांसेस बहुत कम रहता है. तो इसलिए हम फिजिक्स वाले नहीं पढ़ते उसको. ये प्रोमिनेंट है इसलिए उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. अच्छा, लाइमन सीरीज इज द वन दैट लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन. यूवी रीजन में लाई करेगा. बाल्मर इज द ओनली सीरीज विच लाइज इन द विजिबल रीजन. ओके, एंड ऑल द रेस्ट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, IR रीजन. बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में लाइक करेंगे. तो इफ यू सी द वेवलेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. यूवी का वेवलेंथ सबसे कम होगा, फिर विजिबल और फिर क्या आएगा बेटा अपना इंफ्रारेड. तो अगेन सीक्वेंशियल मैनर में हम लोग ने वेवलेंथ को अरेंज किया है एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. अच्छा, अब ये लाइमन सीरीज कब जनरेट होगा? लाइमन सीरीज तब जनरेट होगा इफ द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर लेवल 2, 3, 4, 5 so on to the first level ग्राउंड स्टेट. तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है तो कौन सा सीरीज बनेगा अपना लाइमन. सो लाइमन के लिए इलेक्ट्रॉन फॉर श्योर कौन से स्टेट में आके गिरेगा? फर्स्ट स्टेट में आके गिरेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में आके गिरेगा. मतलब आप लोग ने हाइड्रोजन गैस को हीट किया, हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन वेंट टू द एक्साइटेड स्टेट. अब अगर एक्साइटेड से इट इज कमिंग टू ग्राउंड स्टेट, कंपल्सरी ग्राउंड स्टेट, मतलब वो कौन से सीरीज में लाई करेगा? लाइमन सीरीज में लाई करेगा. ओके, बाल्मर सीरीज कब बनाएगा? सर, इलेक्ट्रॉन विल मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट लाइक 3, 4, 5, 6 so on and so forth to the second state. सेकेंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर स्टेट में हो, वो अगर जंप करके सेकेंड स्टेट में आएगा सो इट विल फॉर्म अ बाल्मर सीरीज. अगेन हाइड्रोजन गैस को आपने हीट किया, इलेक्ट्रॉन वेंट टू द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइट जंप करके कहां आना चाहिए? उसको सेकेंड स्टेट में आना चाहिए. n=2 पे जब आएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर से जंप करके 2 पे आ रहा है, मतलब वो कौन से सीरीज में लाई करेगा? बाल्मर सीरीज में लाई करेगा. एंड सिमिलरली पैशन, हायर स्टेट से कहां आना चाहिए? 3 पर आना चाहिए. ब्रैकेट हायर सीरीज से कहां पर आना चाहिए बेटा? 4th पे आना चाहिए. और पी फंड हायर से कहां पर आना चाहिए बेटा? हायर से कहां पर आना चाहिए बेटा? 5th पे आना चाहिए. तो ये सीक्वेंस याद रखना. लाइमन के लिए 1, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड. सो लाइमन के लिए N1 का वैल्यू फिक्स है बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए कहां जंप करना चाहिए? ग्राउंड स्टेट पे. बाल्मर के लिए N1 का वैल्यू फिक्स है विच इज 2, कहीं से भी आए कहां जंप करना चाहिए? सेकंड स्टेट पे जंप करना चाहिए. सिमिलरली ब्रैकेट, पैशन, पी फंड के लिए भी फिक्स है अपना. मतलब कहने का मतलब क्या है कि सपोज कर लो ये अपना ग्राउंड स्टेट है. सपोज कर लो ये अपना ग्राउंड स्टेट है.
ओके, सो सपोज कर लो स्टूडेंट्स ये अपना ग्राउंड स्टेट है, ये वाला, तो ये अपना n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में इट इज -13.6 eV, ग्राउंड स्टेट है। ओके, ये अपना n इक्वल टू 2 है सेकेंड स्टेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इज 13.6 डिवाइडेड बाय 4, सो -3.6 eV आएगा। फिर देन n इक्वल टू 3 होगा अपना ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी विल बी -1.51, विल बी -1.51 eV। फिर ये n इक्वल टू 4 हो गया, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी E4 इट विल बी इक्वल टू -0.85 eV। एंड यहां पे आ गया n इक्वल टू 5, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी विल बी अराउंड -0.5 eV के आसपास रहेगा। एंड ऐसे करते करते E इक्वल टू इंफिनिटी तक जाएंगे, वहां एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। अभी कहानी को समझो बेटा, कहानी को भी समझो। नाउ सपोज इफ इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम एनी हायर एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जंप किया तो लाइमन सीरीज, अगर सर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 जंप कर रहा है तब भी क्या होगा, लाइमन सीरीज। अगर 4 से जंप कर रहा है यहाँ पे तब भी क्या हुआ, लाइमन सीरीज। 5 पे जंप कर रहा है, लाइमन सीरीज। 6 से जंप करके आ रहा है, लाइमन सीरीज। इंफिनिटी से जंप करके आ रहा है, क्या बन गया बेटा, लाइमन सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, उसको जंप करके ग्राउंड फ्लोर पे ही आना है, तो वो कौन सा सीरीज बनाएगा बेटा, यहाँ पे लाइमन सीरीज बनाएगा। तो फ्लोर कोई भी हो, जंप करके उसको ग्राउंड फ्लोर पे आना है। कहीं से भी कूदे, लेकिन कूद के अगर ग्राउंड फ्लोर पे आएगा तो वो लाइमन सीरीज बनाएगा। नाउ सिमिलरली सर, सिमिलरली इफ इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर स्टेट, कोई भी फ्लोर से, अगर सेकेंड फ्लोर पे आ रहा है, कोई भी फ्लोर से आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहां आना चाहिए बेटा, सेकेंड फ्लोर पे आना चाहिए। तो जब वो सेकेंड फ्लोर पे आएगा, ये इधर है, तो ये क्या बनाएगा बेटा, अपना बाल्मर सीरीज। ये अपना बाल्मर सीरीज बनाएगा, बाल्मर सीरीज बनाएगा। कहीं से भी आए, अगर थर्ड स्टेट पे आया, कहीं से भी आया, अगर थर्ड स्टेट पे आया, 4 से थर्ड, 5th से थर्ड, 6th से थर्ड, लास्ट वाले से थर्ड, तो ये क्या बनाएगा, पैशन सीरीज। फिर पैशन के बाद क्या है बेटा, अपना ब्रैकेट। तो भाई इलेक्ट्रॉन हायर से 4, 5th से 4, इंफिनिटी से 4, क्या बनाएगा बेटा, ये ब्रैकेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं वो आ रहा है हायर से 5th पे, इधर ऐसे, तो वो क्या बनाएगा बेटा, पी फंड, पी फंड सीरीज। सो द हाइड्रोजन एटम spectrum is divided into these 5 series: Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and P-Fund. So कहीं से भी जंप करके फर्स्ट पे आएगा तो लाइमन, कहीं से भी जंप करके सेकंड पे आएगा बाल्मर, कहीं से भी जंप करके थर्ड पे आएगा पैशन, कहीं से भी जंप करके ब्रैकेट पे आएगा, फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट, कहीं से भी जंप करके फिफ्थ पे आएगा तो P-Fund. तो स्टूडेंट्स अपने को यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, ये N1 का वैल्यू फिक्स है, N1 का वैल्यू फिक्स है। अच्छा और एक चीज, किसी भी सीरीज में अगर आप देखोगे, किसी भी सीरीज का एक स्टार्टिंग लाइन है और एक एंडिंग लाइन है। किसी भी सीरीज में अगर आप नोटिस करोगे, हर सीरीज में एक स्टार्टिंग लाइन है, एक एंड लाइन है। जो स्टार्टिंग वाला लाइन होता है उसको हम लोग बुलाते हैं फर्स्ट लाइन। जो स्टार्टिंग वाला लाइन होता है ना बच्चा लोग, उसको अपन क्या बुलाते हैं बेटा, फर्स्ट लाइन, जहां से सीरीज स्टार्ट होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, इट इज द शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो उस पर्टिकुलर सीरीज का वो लॉन्गेस्ट है, उस पर्टिकुलर सीरीज का। तो लाइमन सीरीज में सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन सा होता है, सर ये फर्स्ट वाला, इसका वेवलेंथ सबसे बड़ा इस सीरीज में, इस सीरीज में। और ये जो लास्ट लाइन होता है बेटा, ये जो लास्ट लाइन होता है, ये जो लास्ट लाइन होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। और इसको हम लोग कई बार सीरीज लिमिट भी बुलाते हैं। ये टर्म ध्यान में रखना, सीरीज लिमिट, ये न्यूमेरिकल में बहुत आने वाला है। सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट मतलब जहां पे सीरीज खत्म हो रहा है, देखो ये वाली लाइन, यहां पे ये सीरीज खत्म हो रही है, तो ये लाइन अपना सीरीज लिमिट है, ये वाली लाइन लास्ट लाइन। और ये लाइन अपना पे सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन। अच्छा किसी भी सीरीज के लिए अगर आपको उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए
सीरीज लिमिट चाहिए तो n2 का वैल्यू इंफिनिटी डाल दो। किसी भी सीरीज में, किसी भी सीरीज का लास्ट लाइन कौन सा है बेटा? लास्ट लाइन कौन सा है? इंफिनिटी वाला। देख, हर एक सीरीज का लास्ट लाइन कौन सा है बेटा? इंफिनिटी वाला है। तो n2 इक्वल टू क्या पुट करना है अपने को? इंफिनिटी। अगर किसी भी सीरीज का हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द सीरीज लिमिट, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी शॉर्टेज वेवलेंथ। और किसी भी सीरीज का अगर हमको लॉन्गेस्ट या फर्स्ट लाइन फाइंड आउट करना है तो n2 का वैल्यू पुट करो n1 प्लस 1, n1 प्लस 1, सिंपल। क्योंकि n1 का वैल्यू फिक्स है बच्चा लोग। n1 का वैल्यू क्या है सर? इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो n1 तो सबका फिक्स है। n2 का वैल्यू अगर आप इंफिनिटी डालोगे तो आपको उस सीरीज का लास्ट लाइन मिलेगा, और n2 का वैल्यू अगर n1 प्लस 1 डालोगे तो उस सीरीज का आपको फर्स्ट लाइन मिलेगा। ये न्यूमेरिकल वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं। आ जाओ यहां से। नाइन वन टू एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो ये अपना क्वेश्चन है। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, तो इसमें डेटा क्या है अपने पास? व्हाट इज डेटा गिवन टू अस? ओके, सो डेटा में अपने पास देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज गिवन टू अस, एंड दैट इज द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। सो लैम्डा मैं उसको लाइमन लिखता हूं, व्हिच इज 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर, पैशन एंड द अदर सीरीज। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैं एक करूंगा, मैं बाल्मर के लिए करूंगा, पैशन एंड प्रीफंड आप लोग करोगे, ठीक है? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। ओके, अब लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या है? 1 बाई लैम्डा, इसको मैं लाइमन लिखता हूं, दैट विल बी इक्वल टू आर। अब याद करो कि लाइमन के लिए n1 का वैल्यू क्या है? n1 का वैल्यू इज 1, तो हियर आई विल गेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला क्या है अपना? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ओके, सो सीरीज लिमिट के लिए कंडीशन क्या है? मैंने दिया सीरीज लिमिट के लिए कंडीशन इज n2 का वैल्यू क्या होगा अपना? इंफिनिटी, तो ये बनेगा इंफिनिटी स्क्वायर। मैंने पहले ही बोला सीरीज लिमिट के लिए n2 का वैल्यू विल बी व्हाट? इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर जो है बेटा वो सीधा सीधा 0 हो जाएगा आपका। सो देयरफॉर 1 बाई लैम्डा लाइमन विल बी सिंपली इक्वल टू आर, क्योंकि ये 1 अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। तो मतलब यहां पर लैम्डा लाइमन का वैल्यू क्या है सर? इट इज 1 अपॉन आर। ये लैम्डा लाइमन का वैल्यू है, और इसका लैम्डा लाइमन का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम है। ओके, 912 एंगस्ट्रॉम है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बाल्मर की बात करते हैं। सो सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर। अब ऐसा आपको आगे के लिए भी करना है तो प्लीज ध्यान रखो, सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर। ओके, सो बाल्मर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं इसको लिखूंगा 1 बाई लैम्डा बाल्मर इज इक्वल टू आर। ना 1 अपॉन n1 स्क्वायर, तो n1 फॉर बाल्मर क्या रहेगा? तो लाइमन के बाद आता है बाल्मर, तो n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, तो यहां मिलेगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर, और क्योंकि सीरीज लिमिट चाहिए तो n2 का वैल्यू क्या होगा बेटा? इंफिनिटी। एंड अगेन 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर जो है वो पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सो 1 बाई लैम्डा बाल्मर विल बी इक्वल टू 1 r अपॉन क्या होगा? 4। सो देयरफॉर लैम्डा बाल्मर क्या बनेगा? सो सर लैम्डा बाल्मर विल बी सिंपली 4 बाई r। अब देखो 1 बाई r का वैल्यू जो है वो लैम्डा लाइमन है। इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 4 1 बाई r, ठीक है? 4 बाई r। अब इसको मैं लिखता हूं लैम्डा लाइमन। अब लैम्डा लाइमन का वैल्यू कितना है? 912, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स 1 बाई r। तो 1 बाई r का वैल्यू क्या है? 912 एंगस्ट्रॉम। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 3648 एंगस्ट्रॉम इज द वैल्यू फॉर लैम्डा बाल्मर, इज द वैल्यू फॉर लैम्डा बाल्मर। आ गया आंसर अपना। अब ऐसे ही आप लोग को पैशन एंड प्रीफंड के लिए भी करना है, ठीक है? चलो लग जाओ काम पे। तो चुप रहेगा अभी, तो किसी के बीच में नहीं बोलेगा अभी, तो लेक्चर के बाहर जाएगा वरना। चलो ओके, सो क्वेश्चन क्या ध्यान दो यहाँ पे। शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज is equal to the difference between the limiting frequency of Lyman and Balmer series. Okay, so the frequency of the first line is equal to the frequency of Lyman series. Okay, so first line
of Lyman series is equal to the difference between limiting frequency, limiting मतलब सीरीज लिमिट, मतलब लास्ट लाइन ऑफ कौन सा सीरीज, लाइमन, माइनस लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर। ये प्रूफ करना है अपने को, ये प्रूफ करना है अपने को, सिंपल। ओके, ये प्रूफ करना है। अब इस प्रूफ को स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फॉर्मूला क्या है सर, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस, अब फर्स्ट लाइन है लाइमन का फर्स्ट लाइन। तो इधर देखो, अगर मैं डायग्राम पे लेके जाऊं तो आप समझोगे लाइमन का फर्स्ट लाइन क्या है। इधर देखो, ये फर्स्ट लाइन है, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन कहां से कहां आ रहा है, 2 से 1। तो यहां पे फॉर्मूले में मैं क्या पुट करूंगा, यहां पर मैं देखो n1 का वैल्यू 1 पुट किया और n2 का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2। तो ये कितना मिलेगा मेरे को, r 1 माइनस 1/4। तो ये बेसिकली आएगा 3r/4। लेकिन ये 1 बाई लैम्डा है, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आई मल्टीप्लाई बाय c ऑन बोथ द साइड। तो मल्टीप्लाई बाय c तो मुझे मिलेगा c बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3rc/4 एंड c बाई लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये मुझे मिल गया फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी विच इज 3rc/4। ये तुम्हारा एलएचएस हो गया, सिंपल, ये तुम्हारा एलएचएस हो गया। अब आपको आरएचएस करना है, अब आरएचएस करना है। तो आरएचएस कैसे करोगे, आरएचएस कैसे करेंगे, तो आरएचएस ठीक है, क्या बोला है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो फ्रीक्वेंसी लास्ट ऑफ लाइमन, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये लास्ट लाइन है लाइमन का, तो मुझे मिलेगा, तो ये लाइमन का लास्ट लाइन मतलब 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई बाय सी करूंगा तो मुझे मिलेगा सी बाई लैम्डा लाइमन विल बी सिंपली आर इंटू सी, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज सिंपली आरसी। ये है लास्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी, ये फाइंड आउट किया मैंने। अब बाल्मर के लास्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आप इसे 1 बाई लैम्डा बाल्मर इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, 3 स्क्वायर, सॉरी इंफिनिटी स्क्वायर, क्योंकि लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन के लिए ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अगेन ये 0 हो गया, तो मुझे मिलेगा r/4 मल्टीप्लाई बाय c ऑन बोथ द साइड। तो आपको मिलेगा लास्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर इज इक्वल टू मिलेगा rc/4। अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, सो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन माइनस लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, आपको मिलेगा rc माइनस rc/4 which is 3rc/4, but 3rc/4 is nothing but the first frequency of Lyman, therefore hence proved. So first of Lyman will be equal to last of Lyman minus last of Balmer, hence proved. Simple. तो बेसिकली वेवलेंथ का ही फॉर्मूला उठाना था, बस उसको मल्टीप्लाई बाय सी करोगे ऑन बोथ द साइड, तो c बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, बस और कुछ नहीं करना। चलो, सो इसके साथ अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेक्शन जो है वो अपना कंप्लीट होता है। नाउ विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर, द न्यूक्लियस वाला सेक्शन विल स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले in the structure of nuclei, okay, so first of all we are going to study about the composition of nucleus, now as we all know, the nucleus was discovered by Rutherford, and with the help of his very famous experiment, the gold foil experiment. So in the gold foil experiment, he discovered that every atom has a central core which is positively charged and has 99.9% mass of an atom. Okay, and later on, after the discovery of nucleus, it was later discovered that the nucleus is further made up of two particles, and that is protons and neutrons. Okay, so first of all, nucleus of an atom is positively charged. It is positively charged
and it has almost all the mass of an atom. So we can clearly say that almost all the mass of an atom is concentrated on the nucleus. Now this nucleus is made up of two particles, which is protons and neutrons. So a nucleus is composed of two particles called protons and neutrons, and they are collectively called as nucleons, और उसको हम collectively nucleons बुलाते हैं. So protons and neutrons together, साथ में उनको हम nucleons बुलाते हैं. So nucleons are basically those particles which is there inside the nucleus. Now, in any nucleus, the number of protons and the number of neutrons are different. So in any nucleus, for any nucleus, the total number of protons is called atomic number. It is called as atomic number, which is Z. So किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसको हम लोग Z बुलाते हैं, which is the atomic number. तो किसी भी न्यूक्लियस में कितने नंबर में प्रोटॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है. इसीलिए किसी भी न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, प्लस ZE लिखते हैं. तो why plus? So that plus sign is because of the protons, because protons are positively charged. Charge of each proton is E and the total number of protons in the nucleus is Z. So therefore the charge on the nucleus is ZE. तो इससे पहले कितने सारे डेरिवेशन में हम लोग ने न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो ZE लिया था. वो ZE कहां से आया? सर वो ZE यहां से आया. that Z is the number of protons and E is the charge of each proton. Okay, अच्छा, in the nucleus the total number of protons and neutrons are called as mass number. So mass number, which is denoted as A. So mass number A is nothing but total number of protons plus total number of neutrons. इन दोनों को हम लोग A बुलाते हैं, मास नंबर. ओके, अच्छा, इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, Z. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, Z. अभी लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z. प्लस लेट अस से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मैंने बुलाया N. सो बेसिकली N, विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इज सिंपली A माइनस Z. तो अगर आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, यही डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल. So the physical property of material, the density, the melting point, boiling point, state of matter, it is purely dependent on this mass number and the atomic number. And the chemical property, whether it is a reactive, whether it is a metal, whether it is a non-metal, it is a metalloid, that purely depends on the electronic configuration, the number of electrons and the distribution around the nucleus. So a chemical property is dependent on number of electrons, electronic configuration. Physical property depends on the mass number and the atomic number. तो फिजिकल स्टेट क्या है किसी भी एलिमेंट का, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई, मेल्टिंग पॉइंट कितना लो है, डेंसिटी कितना हाई, डेंसिटी कितना लो है, ऑल दीज फैक्टर्स वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर से आता है. ठीक है, अच्छा, और एक चीज, अब किसी भी न्यूक्लियस में, अब किसी भी न्यूक्लियस को हाउ डू वी रिप्रेजेंट, what is the representation of a nucleus? Representation of nucleus. जैसे अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है या एक एलिमेंट है जिसका सिंबल X है, तो उसको हम ऐसा लिखते हैं A and Z. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हीलियम, तो मैं उसको लिखता हूं 4 2 ऐसा. सोडियम
2311 ऐसा। सो ये ऊपर जो होगा वो मास नंबर होगा और नीचे क्या रहेगा बेटा अपना एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करें या उसके आइसोटोप्स की बात करूं 1H1 2H1 ठीक है 3H1 ये सब। So these are the different ways of these are the way to represent a nucleus। तरह से न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अभी मैं बात करते करते मैं पॉइंट रेज किया अबाउट द आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स बाय द वे? नाउ आइसोटोप्स आर बेसिकली those they are the atoms of the same element, atoms of the same element, but they have different mass number and they have same atomic number. Okay, so isotopes are the elements, sorry, not elements, sorry, atoms of a given element having same atomic number but different mass number। अच्छा मतलब Z सेम है, Z सेम है और A डिफरेंट है। अच्छा Z सेम है मतलब क्या सेम है? सर Z सेम है मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है अपना वो सेम है। तो दोनों के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या रहेगा बेटा? सेम। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो क्या डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। याद करने का तरीका क्या है? आइसोटोप के नाम में क्या आ रहा है? स्पेलिंग में क्या आ रहा है? पी आ रहा है। तो पी मतलब प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, जेड सेम। ये आइसोटोप्स होता है। अच्छा एक होता है आइसोबार्स। अब आइसोबार के स्पेलिंग में क्या आ रहा है? ए मतलब क्या सेम होगा? उनका मास नंबर। सो दैट द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, ए सेम रहेगा। फिर एक होता है आइसोटोन्स, इसके स्पेलिंग में क्या आ रहा है बेटा? एन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेगा। So these are the different types of nuclei. Isotopes, isobars and isotones are the different types of nucleus. ठीक है। Next is the size of a nucleus. Now the nucleus का size can be estimated with the help of a very simple formula, which is R equal to R naught a raised to power 1 by 3 or the cube root of the mass number. Now here R is the radius of nucleus. R is radius of nucleus. R naught is a constant whose value is 1.2 10 raised to power minus 15 meter and A is our mass number. So with the help of this formula we can determine what is the radius of a nucleus. और यहां से बेटा क्लियर दिख रहा है कि न्यूक्लियस का जो साइज होगा, रेडियस होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। सिंपल भाषा में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर उसका साइज उतना ही क्या रहेगा भाई? ज्यादा रहेगा। बिकॉज ए बढ़ रहा, ए ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ? ए मतलब क्या हुआ? मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली जितने नंबर में पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतना ही न्यूक्लियस का साइज बढ़ते रहेगा। अच्छा विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। What is volume of nucleus? So assuming कि nucleus is completely spherical, so volume of nucleus is given by formula 4 by 3 pi r cube. So volume of nucleus मुझे मिलेगा 4 by 3 pi of r naught a raised to power 1 by 3 का cube. So this will be 4 by 3 pi r naught cube into क्या आएगा? a. तो a raised to 1 by 3 उसका cube कैंसिल हो जाएगा, सिंपली अपने को a मिलेगा। तो यहां से क्या प्रूव हो रहा है बेटा? कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? मास नंबर। अगेन सेम लॉजिक, जितना ज्यादा नंबर में पार्टिकल्स होगा न्यूक्लियस उतना ही बड़ा रहेगा, जितना न्यूक्लियस बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालते हैं। अब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? सर नॉर्मल जो डेंसिटी का फॉर्मूला है
सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज गिवन बाय ए, लेट्स से इट इज ए, एक न्यूक्लियस का, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मैं सेम अज्यूम करता हूं विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, और टोटल मास होगा ए टाइम्स एमपी। मतलब मैं यहां पे क्या अज्यूम कर रहा हूं कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड अ न्यूक्लियस वो ए है, ऑफ कोर्स दैट इज द मास नंबर, और हर एक पार्टिकल का मास सेम है। मतलब यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास सेम है, एक्चुअली थोड़ा डिफर होता है, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवी। तो यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दोनों का मास सेम है विच इज मास ऑफ प्रोटॉन एमपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूक्लियर डेंसिटी मुझे मिलेगा 3 mp अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो ये सारे वैल्यूज जो है वो मेरे कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट। मतलब सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी आपको रफली सेम मिलेगा, तो बहुत हैवी न्यूक्लियस हो या बहुत लाइट न्यूक्लियस हो, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट द सेम। और ये तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द पैरामीटर फॉर अ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, समथिंग एल्स। तो डेंसिटी इज कांस्टेंट। या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे, किससे इंडिपेंडेंट है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ऐसा क्वेश्चन अपने को आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू, ठीक है।